हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, ये वाला चैप्टर। अब इस चैप्टर को हमने डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, क्लियर। पर आज हम इस चैप्टर को ओवर थ्रू करेंगे, ठीक है। यानी हम इस चैप्टर की जो पढ़ने वाले हैं वो है समरी, कि अभी तक ये चैप्टर जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, क्या क्या ब्रिटिशर्स ने किया, कहाँ पर इसकी एंडिंग हुई, सारी चीज़ें पर थोड़ा सा शॉर्ट में। अब जो बच्चे इसको स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे और जिनको अच्छे से समझ आ गया, उसको समरी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आपको समरी को बहुत अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा डिटेल्ड पोर्शन आपको समझना पड़ेगा, तब आप समरी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट और स्वीट मैनर में हम चैप्टर 2 हिस्ट्री का फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी आज कंप्लीट करेंगे, क्लियर। तो हमारा जो चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है? इस चैप्टर की शुरुआत होती है मुगल एम्परर से, ठीक है। और कौन सा मुगल एम्परर? लास्ट मुगल एम्परर। तो द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर या फिर एम्परर कौन थे? औरंगजेब थे, ठीक है। मुगल डायनेस्टी के जो लास्ट पावरफुल एम्परर थे, रूलर थे, वो कौन थे? औरंगजेब, जिनकी 1707 में डेथ हो गई थी, क्लियर। तो 1707 में जब इनकी डेथ हुई तो इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो ब्रिटिश टाइम पीरियड है, कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया है। अब जब इनकी डेथ हुई तो बहुत सारे जो मुगल गवर्नर्स थे, या फिर जिनको सूबेदार्स बोलेंगे, ज़मींदार्स बोलेंगे, जो कि औरंगजेब हायर करके रखते थे अपने छोटे छोटे स्टेट्स को देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, इन लोगों ने क्या कर दिया? अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी, क्लियर। अब औरंगजेब के पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। औरंगजेब कौन थे? लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अ न्यू पावर इमर्ज, कि जब मुगल जो डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई तो उसके बाद एक नई पावर हमारे सामने आई जिसने इंडिया पे रूल किया। और वो जो नई पावर थी वो कौन थी? वो थी ब्रिटिश। यानी बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अ न्यू पावर इमर्ज ऑन द पॉलिटिकल होराइजन, कि जो मुगल डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद एक नई जो पावर थी, नया एम्पायर था जिसने हमारे कंप्लीट इंडिया पर रूल किया, वो थे ब्रिटिशर्स, क्लियर। अब नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर आई? इंडिया में आई। ईस्ट का क्यों बोला हुआ है यहाँ पे? क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है मैप पे वो कहाँ पे है? ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में आती है, पर लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है उससे पहले से और भी लोग इंडिया में आ चुके थे, यानी और भी यूरोपियंस बोल सकते हैं। जैसे वास्को ड गामा ऑफ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, ये पोर्टुगीज पर्सन था जिसने इंडिया के रास्ते को ढूंढा था। यानी पोर्टुगल जो था, यानी पोर्टुगीज जो थे वो ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले इंडिया में आ गए थे। Who had discovered this sea route to India in 1498? ठीक है, ये आप ईयर याद रखना कि पोर्टुगीज ने इंडिया का जो रास्ता था वो 1498 में ही डिस्कवर कर लिया था। द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया, यानी ये लोग पहले थे जो इंडिया में आए थे, पहले यूरोपियंस थे, ठीक है। यूरोपियंस में डच भी आए, फ्रेंच भी आए और ब्रिटिशर्स भी आए, पर लेकिन सबसे पहले हमारी कंट्री में जो आए थे वो कौन थे? पोर्टुगीज थे। They established their presence in the western coast of India and had their base in Goa, कि जब पोर्टुगीज आए, इन लोगों ने जो हमारी कंट्री में अपना बेस बनाया वो किसको बनाया था? वो बनाया था गोवा, क्लियर। यानी पोर्टुगीज की कहानी तो यहाँ पे। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ईयर जो आपको 1600 याद रखना है, कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिल गया था। कहाँ से? रूलर ऑफ इंग्लैंड, यानी क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी थी। चार्टर का मतलब एक डॉक्यूमेंट जिससे परमिशन मिल रही है, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल रही है कि वो इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं, क्लियर। बाय अर्ली 17th सेंचुरी द डच एंड द फ्रेंच ऑल्सो अराइव्ड ऑन द सी। अब फ्रेंच भी आ गए, डच भी आ गए, यानी पोर्टुगीज भी आ गए, ब्रिटिशर्स भी आ गए, फ्रेंच भी आ गए, डच भी आ गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर मिला था, उस चार्टर में तो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट मिला कि वो इंडिया में आके ट्रेड कर सकती, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इंडिया में आके ट्रेड नहीं करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी।
पर लेकिन ये चार्टर बाकी जो कंट्रीज थी, जैसे डच हो गए, डच की कंपनी हो गई या फ्रेंच की कंपनीज हो गई, इन सब से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। यानी डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज ये भी इंडिया में आके ट्रेड कर रहे थे, और इंग्लैंड से सिर्फ एक कंपनी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। अब जब ये सारी कंट्रीज की जो कंपनीज थी इंडिया में आती थी, तो वो किस लिए आती थी? वो यहाँ पे कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमन, सिनेमा, ये सारी चीज़ें खरीदने आती थी। ठीक है, कॉटन हो गया, रुई हो गई, सिल्क, मिर्ची, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सारी चीज़ें इंडिया से परचेज करते थे, जिसको परचेज करके वो यूरोप मार्केट में बेच देते थे और प्रॉफिट अर्न करते थे। तो जब ये सारी कंपनीज आई, यानी फ्रांस की, डच की, पोर्टुगीज हो गया और ब्रिटिश हो, तो क्या होने लगा? कंपटीशन अराइज होने लगा। क्लियर? इन सारी कंट्रीज की कंपनीज जब इन्हीं चीज़ों को परचेज करेगी हमारी कंट्री से, तो क्या होगा? कंपटीशन अराइज हो। कंपटीशन अराइज होने से क्या हो गया था कि जो गुड्स की प्राइसेस थी वो प्राइसेस बढ़ने लगी। ठीक है, विच क्रिएटेड कॉम्पिटिशन एंड अल्टीमेटली रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न। कि जब वो गुड्स खरीदते थे वो अब उनको महंगे मिलते थे, और जब वो अब यूरोप मार्केट में बेचते थे, यानी जो मार्जिन आता था बाइंग और सेलिंग के बीच का, जो मार्जिन आता था, यानी जो प्रॉफिट मार्जिन आता था, अब वो क्या होने लगा? कम होने लगा था। ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा था? ये कंपटीशन की वजह से हो रहा था। To secure market therefore led to fierce battles between the trading company। अब अपने इस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इन कंपनीज के बीच में जो कंपटीशन था, तो ये कंपनीज क्या सोचने लगी कि हम इस कंपटीशन को ख़त्म करें, तभी हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उस कंपटीशन कैसे ख़त्म किया गया? उस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने, यानी इन कंपनीज का जो मेथड था वो था बैटल्स। यानी फ्रांस, ब्रिटेन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैटल कर रही है, फ्रेंच के साथ कर रही है, डच के साथ कर रही है, यानी ये सब आपस में एक दूसरे से बैटल्स करते हैं। अब ये कैसे लड़ाइयाँ करते थे? तो ये पानी के अंदर, जैसे एक दूसरे की शिप्स को सैंक कर देना, डुबो देते थे, रास्ते ब्लॉक कर देते थे, गुड्स को डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचने देते थे। इस तरीके से बैटल्स होने लगे। और क्यों हो रहे थे ये बैटल्स? इसलिए ताकि जो उनका प्रॉफिट मार्जिन वहाँ कम हो रहा था वो भी बढ़ने लग जाए। क्लियर? अब देखिए इस पिक्चर में बता रखा है, ये शिप्स है, देखो एक शिप डिस्ट्रॉय हो रही है, यानी इनका जो बैटल का मेथड क्या था? ये एक दूसरे की शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, सैंक, डुबो देते थे, ब्लॉकेड कर देते थे, गुड्स को पहुँचने नहीं दिया जाता था। तो इन सब तरीक़ों से बैटल्स होती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो वो जो बैटल्स हो रही थी, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया और अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, पोर्टुगीज़ हो गए, सबको हटा दिया अपने रास्ते। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी? वो बंगाल में ट्रेड करने लगी। अब पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी, वो कहाँ पे सेटअप की गई? हुगली रिवर के किनारे, और ईयर 1651। फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो 1651 में ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर स्टेब्लिश की गई। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, ट्रेडिंग बढ़ने लगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी कि अपने मर्चेंट्स जो थे, जो ट्रेडर्स थे, उनको बोलती थी कि आप फैक्ट्री के आसपास ही सेटल हो जाओ, ताकि जो भी आने जाने का टाइम वेस्ट होता है या फिर और भी अदर जो टाइम वेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें नहीं होंगी और वहीं के वहीं सारे काम होने लग जाएंगे। 1696 में तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा? इन्होंने फोर्ट भी बना दिया, बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। यानी फैक्ट्री बनाई, वेयर हाउस बनाया, फैक्ट्री में जो लोग बैठे वो ऑफिशियल्स, उनको अब रखने भी वहीं लग गए। यानी जो भी उस फैक्ट्री में काम करते थे उन लोगों के घर भी अब फैक्ट्री के आसपास ही बनाने लगे। तो यानी फोर्ट सेटलमेंट, जो भी फोर्ट कंस्ट्रक्शन था, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी करवाने लगी। 2 years later the company gained जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। अब जब इस तरीके से सेटलमेंट होने लगे तो प्रॉब्लम क्या अराइज होने लगी? लोकल रूलर्स के साथ। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या कर रही थी? हमारे लैंड पे अपने घर बना रही है, फैक्ट्री बना रही है। जब ये सारी चीज़ें जो लोकल रूलर्स देखते थे तो लोकल रूलर्स को बुरा लगने लगा
कि ये तो क्या कर रही है, तो हमारे एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसमें भी इन्वॉल्व होने लगी। यानी अभी तक तो ट्रेडिंग थी, ट्रेडिंग के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गई। अब देखिए क्या किया, जब उन्होंने फोर्ट स्टेब्लिश कराए थे तो उसके 2 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारी राइट्स भी ले लिया। और कितने विलेजेस का, 3 विलेजेस का, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट विलेज है, उसका नाम आपको याद रखना है, वो है कालीकत, जो कि बाद में कोलकाता कहलाए। तो ज़मींदारी राइट लेने का मतलब जो भी लैंड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनके जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें अब कौन करने लग जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रेवेन्यू जनरेट होगा। यानी पहले वो जो गुड्स बेचकर पैसा कमाते थे, अब उसके साथ एक और उनके पास सोर्स आ गया, वो है ज़मींदारी राइट के थ्रू भी वो पैसा अर्न करे। और ये जो ज़मींदारी राइट मिला था, ये कितने, 3 विलेजेस पे, जिसमें से एक विलेजेस जो आपको याद रखनी है, उस विलेज का नाम है कालीकत, जो कि बाद में कोलकाता कहलाया। क्लियर। अब नेक्स्ट, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कि ये सारी चीज़ें चल रही थी, ब्रिटिशर्स हमारी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे थे, यानी इंडिया के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे थे। जो चीज़ें नवाब्स को या फिर जो भी रूलर्स थे, किंग्स को पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर क्या होने लगा, आपस में उनके कन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लगे, मतभेद होने लगे, नेगोशिएशन हुई, बातचीत हुई, पर वो सॉल्व नहीं हुए। तो फिर क्या हो गया, तो फिर वो जो ट्रेडिंग थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, लड़ाइयों में, यानी बैटल्स में कन्वर्ट हो गई। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, ये जो बंगाल के नवाब्स थे और कंपनी थी, उनके बीच के जो आपस के कन्फ्लिक्ट्स थे, वो कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। यानी दोनों एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हो रहे थे। तो वो जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे उसने बैटल को रूप ले ली। द बंगाल नवाब रिफ्यूज, अब बंगाल के जो नवाब्स थे, मेनली यहाँ पे जो नवाब बताए गए हमें सिराजुद्दौला, ये बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने क्या मना कर दिया, रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया कंपनी को कंसेशन देने के लिए। कंसेशन देना मतलब छूट देना, ट्रेडिंग करने में जो छूट दी जाती है उसके लिए मना कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, कि कंपनी को ट्रेडिंग करने के लिए ने भी जो भी ड्यूटी फ्री ट्रेड होता था या फिर और भी अदर राइट्स दिए जाते थे, उसके लिए मना कर दिया। कॉइन्स, ब्रिटिशर्स अपने कॉइन्स खुद बनाने लगे थे, उसको मिंट कॉइन्स बोलते हैं, तो उसके लिए भी नवाब ने मना कर दिया। और फोर्टिफिकेशन करने के लिए मना कर दिया था। यानी नवाब किस किस चीज़ों को रिफ्यूज़ कर रहे थे, कंसेशन देने के लिए, ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए, फोर्टिफिकेशन के लिए और मिंटिंग कॉइन्स के, इन सब चीज़ों के लिए नवाब्स ने ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। दे ऑल्सो क्लेम दैट द कंपनी, और इसके अलावा नवाब क्या क्लेम लगा रहे हैं ब्रिटिशर्स पे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, कि हमारे जो रेवेन्यू है, जो बंगाल का जो पैसा है, उसको बहुत ज़्यादा हड़प रही है। इसके अलावा जो भी नवाब की अथॉरिटी होती है, जो नवाब की एक वैल्यू है, जो पावर है, उसको भी अंडरमाइन कर रही है। यानी ये लोग नवाब्स को एक तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं और बंगाल का जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को कैप्चर करते जा रहे। ये सारे ब्लेम्स किसने लगाए, ये सारे ब्लेम्स जो लगाए थे वो लगाए थे नवाब्स ने। क्लियर। नेक्स्ट, द कन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी, कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स थे, ये कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए और उसने, उन कन्फ्लिक्ट्स ने किसको ट्रांसफ़र कर दिया था, फिर बैटल ऑफ प्लासी। यानी कन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हो गए कि फाइनली बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अब ये प्लासी क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है, बंगाल में, और ये जो नाम रखा गया था वो पलाशी था। पर ब्रिटिशर्स क्योंकि हिंदी प्रॉपर नहीं बोल पाते थे, तो फिर वो क्या बोलते थे, इसको प्लासी बोलते थे। द बैटल ऑफ प्लासी। तो अब आपको समझ आ गया कि बैटल ऑफ प्लासी के बैकग्राउंड क्या था, कि जो भी नवाब्स थे वो रिफ्यूज़ कर रहे थे कंसेशन देने के लिए। किसको रिफ्यूज़ कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिफ्यूज़ कर रहे थे, कंसेशन नहीं देंगे, मिंटिंग कॉइन्स का कोई राइट नहीं रहेगा ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते और ड्यूटी फ्री ट्रेड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी, उन्हें तो ये सारे राइट्स चाहिए थे।
दोनों में नेगोशिएशन हुई पर नेगोशिएशन का कोई सेटलमेंट नहीं निकला, तो फिर क्या हो गया, तो फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। कि 1756 में सिराजुद्दौला कहाँ क्या बने थे, नवाब बने थे बंगाल के। सिराजुद्दौला से पहले कौन थे, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान से पहले कौन थे, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नवाब हैं। इन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट किया था और बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ वो सिराजुद्दौला के साथ ही हुआ था। कंपनी वॉज कीन ऑन अ पपेट रूलर, सो इट हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल बिकेम द नवाब विदाउट सक्सेस। अब ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे कि ब्रिटिशर चाहते थे कि सिराजुद्दौला को हरा दिया जाए, पर उसके लिए इन्होंने किसकी हेल्प ली, सिराजुद्दौला के ही एक क्लोज पर्सन की हेल्प ली, जिसकी हेल्प से सिराजुद्दौला को हराया गया था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी क्या करती थी, पपेट रूलर चाहती थी और सिराजुद्दौला पपेट रूलर नहीं थे, तो वो ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे थे जो कि सिराजुद्दौला का राइवल हो, ताकि वो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर दे और सिराजुद्दौला को नवाब की पोजीशन से हटा दिया जाए। फिर वो पर्सन क्या हो जाएगा, राजा बन जाएगा, जो कि पपेट रूलर कहलाया जाएगा। एंग्री सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। अब देखो सारी चीज़ें चल रही थी, ब्रिटिशर सिराजुद्दौला की बात नहीं मान रहे थे, तो फिर सिराजुद्दौला ने क्या करा, उन्होंने बोला, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी बात रखी कि आप हमारे जो भी पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स है, उसमें इंटरफियर मत करो। ठीक है, फोर्टिफिकेशंस को बंद कर दो, और जो आप रेवेन्यू पे नहीं करते हो, जो ड्यूटी फ्री आप ट्रेड कर रहे हो, इसको भी नहीं करना, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। ये सारी बातें सिराजुद्दौला ने बोली। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स। पर इतनी सारी बातें बोलने के बाद ब्रिटिशर्स ने जब बातें नहीं मानी सिराजुद्दौला की, तो फिर क्या हुआ, फिर तो सिराजुद्दौला ने डिसाइड कर लिया कि अब तो वॉर करना ही। क्लियर। तो नेगोशिएशन फेल्ड होने के बाद नवाब अपने 30,000 सोल्जर्स लेके इंग्लिश फैक्ट्री गए, और इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे, कासिम बाजार। ये आपको नाम याद रखना है। 30,000 सोल्जर्स लेके वो कासिम बाजार गए, जहाँ पे इन्होंने कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स थे उनको कैप्चर किया, वेयर हाउस पे ताले लगा दिए, जो भी इंग्लिश मैन थे उन सबको डिसआर्म कर दिया, यानी अब वो आर्मलेस हो गए, डिसआर्म हो गए, और जो इंग्लिश शिप्स थी उनको ब्लॉकेट कर दी। ठीक है, क्या करा, सिराजुद्दौला ने 30,000 सोल्जर्स लेके कासिम बाजार गए, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी, वहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स को कैप्चर करा, बंदी बना लिया, उनके वेयर हाउस में ताले लगा दिए, इंग्लिशमैन को डिसआर्म कर दिया और इंग्लिश शिप्स ब्लॉकेट कर दी। ऐसा सिराजुद्दौला ने किया। देन फिर वो कलकत्ता गए। कलकत्ता में जो ब्रिटिशर्स ने फोर्ट बनाया हुआ था, उस फोर्ट को भी सिराजुद्दौला ने अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद जैसे ही ये खबर कहाँ तक पहुँची, ब्रिटिशर्स तक पहुँची, तो और वो कहाँ पे थे, कंपनी ऑफिशियल्स मेड्रास में, यानी मद्रास, और वहाँ से मद्रास से आर्मी जो थी वो रॉबर्ट क्लाइव की कमांडरशिप में भेजी गई, और इन 1757 द रॉबर्ट क्लाइव लेड कंपनीज आर्मी मार्च अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो ये जो सिराजुद्दौला थे, ये सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए रॉबर्ट क्लाइव की कमांडरशिप में आर्मी, ब्रिटिशर्स की आर्मी कहाँ गई, प्लासी गई। और आप ये देखिए इमेज में कि फिर क्या हुआ, फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, अब जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो इस बैटल ऑफ प्लासी में जीता कौन, तो जीते थे ब्रिटिशर्स। क्यों जीते थे ब्रिटिशर्स, द नवाब वॉज डिफीटेड, कि जो नवाब थे वो हार गए और ब्रिटिशर जीत गए। क्योंकि वो इसलिए जीते थे क्योंकि वो एक पर्सन था, वो था मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था। इसने कभी वॉर नहीं की थी, तो ये वॉर करने में इतना प्रिपेयर्ड नहीं था, और इसके अलावा वो रॉबर्ट क्लाइव की बातों में आ गया था, यानी ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, धोखे से हराया था। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स की जीत हुई, बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिशर्स जीत गए थे। ये फर्स्ट बैटल था जो कि ब्रिटिशर्स जीते थे, और ये बैटल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। क्लियर। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड।
कि जैसे ही वो प्लासी का जो बैटल था वो ख़त्म हुआ तो सिराजुद्दौला को क्या किया गया, सिराजुद्दौला को मार दिया गया। असैसिनेट करना मतलब मार दिया गया। और जो नया नवाब बना वो कौन बनेगा, मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र कैसा नवाब था, पपेट रूलर। पपेट यानी कठपुतली, जो ब्रिटिशर्स की बातों में रहता है, ब्रिटिशर्स के हिसाब से ही चलता है। मीर जाफ़र डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। अब जब मीर जाफ़र बना राजा तो मीर जाफ़र भी एक टाइम पे आके ब्रिटिशर्स से कंप्लेन करने लगा, ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स की बात नहीं मान रहा था। तो फिर ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया, ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को हटाया और एक नया राजा बना दिया, मीर कासिम। मीर कासिम भी थोड़े दिनों तक तो ब्रिटिशर्स की बातों में रहा, पर एक टाइम पे मीर कासिम भी अगेंस्ट होने लगा ब्रिटिशर्स के। तो फिर मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या हुआ, एक दूसरा बैटल हुआ था और उसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। तो मीर कासिम ने जो हेल्प ली थी बैटल ऑफ बक्सर में, वो ली थी शाह आलम II की और शुजाउद्दौला की, यानी 3 जनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के साथ बैटल ऑफ बक्सर किया, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम II। लेकिन फिर भी ये तीनों मिलकर भी ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाए, तो ब्रिटिशर जो थे वो जीत गए थे। और ये जो बैटल वो जीते थे वो था बैटल ऑफ बक्सर। अब फिर दोबारा से राजा बनाना है, तो किसको, तो मीर जाफ़र ने बोला कि आप मुझे राजा बना दो। मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, पर इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने उनसे 5 लाख रुपीज़ पर मंथ कंपनसेशन लिया था। क्लियर। अब 1 साल भी नहीं हुआ था मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बने हुए, और उनकी 1765 में क्या हो गई, डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद ब्रिटिशर्स का जो मूड था वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब ये पपेट रूलर्स तो एक तो हर टाइम पे हेल्पफुल नहीं रहते, कभी भी इनका मन हो जाता और ये अगेंस्ट करने लग जाते। तो फिर इनका जो मूड था वो थोड़ा चेंज होने लगा। अब इन्होंने सोचा कि अब हमको डायरेक्ट रूलर बन जाना चाहिए। Finally, in 1765, Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. अब एक और चीज़ वो है इम्पोर्टेंट आपके लिए, दीवान यानी दीवानी राइट, कि 1765 में मुगल एम्परर कौन थे, शाह आलम II। तो उनसे ब्रिटिशर्स ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा राइट ले लिया, दीवानी राइट ले लिया था। दीवानी राइट कि अब और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के टैक्सेस वगैरह होंगे यानी जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे इस दीवानी राइट के थ्रू। और कहाँ पे, प्रोविंस ऑफ बंगाल में। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन एंटायरली स्टॉप्ड। अब क्या हुआ, जब उन्हें दीवानी राइट मिल गया तो अब गुड्स जो बेच के वो पैसा अर्न करते थे ब्रिटिशर्स, अब उसके अलावा ब्रिटिशर्स जमींदारी राइट, दीवानी राइट, इन सब से भी पैसा अर्न कर रहे थे। तो फिर पहले जो ब्रिटिशर्स गुड्स परचेज करते थे उसके लिए वो गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से मंगाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उनके पास क्योंकि अदर सोर्सेज भी हैं इनकम के इंडिया से, तो यानी ब्रिटिशर्स इंडिया से ही पैसा कमा रहे हैं और उसी पैसे से गुड्स खरीद रहे हैं। तो उनका जो पहले ब्रिटेन से गोल्ड आता था, सिल्वर आता था हमारी कंट्री में, वो क्या हो गया, बंद हो गया। The outflow of gold from Britain entirely stopped after the assumption of दीवानी, as now revenues from India could finance company expenses। कि दीवानी राइट मिलने के बाद कि ब्रिटिशर्स के जो एक्सपेंसेस थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे, वो उसी से ही पूरे हो जाते थे, तो उन्हें अब ब्रिटेन का गोल्ड और सिल्वर मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। क्लियर। तो अब नेक्स्ट, कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब। ये तो हुआ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दीवानी राइट मिल गया कंपनी को, कंपनी का मूड भी चेंज हो गया कि अब वो डायरेक्ट रूलर बनेंगे। तो एक और नया टॉपिक आया, वो कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब, कि जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो क्या बनने लगे, नवाब बनने लगे। यानी हमने जो बोला था कि मूड चेंज हुआ, तो मूड चेंज क्या था कि ब्रिटिश ऑफिशियल खुद ही अब नवाब बन जाएंगे, अब पपेट रूलर की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये लोग खुद ही नवाब बन जाएंगे। अब ब्रिटिशर्स नवाब तो बोल नहीं पाते थे, तो वो क्या बोलते थे, नवाब्स बोलते थे। After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gift to company official। कि जब बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स, जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, वो लोग क्या करते थे, वो बंगाल के जो लोग हैं, ठीक है, जो नवाब्स हैं, जो भी प्रीवियस नवाब्स हैं, उनसे फोर्सफुली लैंड गिफ्ट के तौर पे लिया करते थे, पैसे लिया करते थे, ठीक है। इस तरीके से वो खूब पैसा कमा रहे थे।
अब आप यहाँ पे देखिए कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल है जो बैठा हुआ है, यानी नवाब की पोजीशन में। ये ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ऑफिशियल अपने आप को क्या समझने लगे थे, पूरी तरीके से नवाब, उन्हीं की लाइफस्टाइल इन्होंने अडॉप्ट कर ली है और खूब पर्सनली, यानी कंपनी से हायर्ड हैं ये लोग, ब्रिटिश ऑफिशियल हैं, यानी कंपनी इनको सैलरी दे रही है काम करने का, पर फिर भी ये पर्सनल गिफ्ट्स लेते थे जो भी यहाँ के प्रीवियस नवाब्स हो गए या फिर जो अदर रिच पर्सन्स थे उन लोगों से। मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लाइक क्लाइव मेड वास्ट वेल्थ। अब बहुत सारे ऐसे कंपनी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने जो पर्सनल गिफ्ट्स ले लेके बहुत पैसा कमाया, तो उसमें से एक जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीड इन मेकिंग मनी, कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सब लोग ही ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनको हम बोलेंगे कि ये लोग क्या थे, करप्ट थे। ये खुद की सैलरी भी लेते थे ब्रिटिशर्स से, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो सैलरी देती है वो भी लेते थे, इसके अलावा इंडियन से ये पैसा वसूलते थे और ऐसे इन्होंने बहुत अपनी वेल्थ जो थी वो बना ली थी इंडिया में आके। Those who managed to return Britain with wealth, अब कुछ लोग ऐसे बहुत ब्रिटिश ऑफिशियल जो इंडिया में आते थे, कुछ थे वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाते थे डिजीज़ की वजह से, या वॉर में जाते थे तो उनकी डेथ वगैरह हो जाती थी। कुछ लोग ऐसे थे जो ऑनेस्ट भी थे, आते थे यहाँ पे काम करते थे, पैसा कमाते थे और रिटर्न ब्रिटेन हो जाते थे, यानी ब्रिटेन वापस चले जाते थे। और फिर दोज हु मैनेज टू रिटर्न ब्रिटेन विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, और ब्रिटेन में जाके अपनी अमीरी को फ्लॉन्ट करते थे कि ये लोग इंडिया में गए हैं भाई, इतना पैसा कमाया है, और वहाँ जाके क्या कर रहे थे, फ्लॉन्ट करते थे। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया, दे वर कॉल्ड द नवाब्स। ठीक है, एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, की ये नवाब जो वर्ड था उसका एंग्लिसाइज्ड है वर्ड है नबोब। क्लियर, ये नवाब का आपको क्लियर हुआ टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट है कंपनी रूल एक्सपेंड, कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने रूल को एक्सपेंड कर रही है, बढ़ा रही है। अभी तक तो उन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी किया, बैटल ऑफ बक्सर किया, दीवानी राइट लिया है, यानी रेवेन्यू जनरेट कर दिया। अब पपेट रूलर नहीं रखते, ब्रिटिश रूलर जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो खुद नवाब बन गए। अब क्या करने लगे, अब ये धीरे धीरे अपने रूल को एक्सपेंड कर रहे हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। इनका अब एक नई चीज़ आई, वो क्या थी, रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब देखिए यहाँ पे इमेज गिवन। रेजिडेंट का मतलब कि ब्रिटिश ऑफिशियल इंडियन जो राजा होंगे उनके कोर्ट्स में बैठेंगे, जिनको रेजिडेंट बोला जाएगा। अब रेजिडेंट जो भी उस इंडियन कोर्ट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी बातें होती हैं, सारी बातें रेजिडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को बताएंगे, और काफ़ी डिसीजन में उन रेजिडेंट का भी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो क्या होगा कि इंडियन कोर्ट्स की जो भी सीक्रेट बातें होंगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इन सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन होगी कहाँ तक पहुँच जाएगी, ब्रिटिशर्स तक पहुँच जाएगी। तो पहला जो मेथड इन्होंने यूज़ किया था वो किया था रेजिडेंट्स का। क्लियर, थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट, कि इन रेजिडेंट्स के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी, वो इंटरफियर करने लगी इंडियन स्टेट्स के जो भी अफेयर होते हैं, जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं, उन सारी चीज़ों में रेजिडेंट्स के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर करने लगी। इंटरफेयर करने का मतलब कि मान लो कोर्ट में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो फिर ब्रिटिशर अपनी राय देंगे ज़बरदस्ती की। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था। Sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या था, सब्सिडरी अलायंस का मतलब था कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, देखिए ब्रिटिशर्स इंडियन रूलर के साथ नेगोशिएशन करेंगे, अलायंस करेंगे, दोस्ती करेंगे। क्या, अब इसमें टर्म्स क्या थी, इस सब्सिडरी अलायंस में आपको ध्यान रखनी है, वो ये टर्म्स थी कि ब्रिटिशर्स ने बोला इंडियंस को आप अपनी आर्मी मेंटेन मत करो, यानी इंडियन रूलर को आर्मी मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, क्यों कि वो जो आर्मी होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, ब्रिटिशर प्रोवाइड करेंगे। इंडियन रूलर्स ठीक है, हम हमारी आर्मी नहीं रखेंगे, ब्रिटिशर्स आर्मी देंगे जब भी इंडियन रूलर्स को ज़रूरत पड़ती है, पर इसके बदले ब्रिटिशर्स उनसे क्या लेंगे, पैसा लेंगे।
अगर वो इंडियन रूलर को आर्मी दे रहे हैं तो इसके बदले ब्रिटिशर्स उनसे पैसा लेंगे, और अगर कोई राजा, कोई इंडियन रूलर पैसा पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसकी जो टेरिटरी होगी वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। ये था आपका सब्सिडरी अलायंस। अब यहाँ पे क्या मेंशन, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, कि इंडियन रूलर्स को आर्म्ड फोर्सेस रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था, नॉट अलाउड। क्लियर? दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और प्रोटेक्शन कौन देगा? कंपनी प्रोटेक्शन देगी, कंपनी अपनी आर्मी प्रोवाइड करेगी, पर इसके बदले उनको क्या करना पड़ेगा? ह्यूज अमाउंट देना पड़ेगा। किसको? इंडियन रूलर को। अगर इंडियन रूलर फेल हो जाता है पैसा देने में तो फिर उस रूलर का जो टेरिटरी है, पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, वो कौन ले लेगा? वो ब्रिटिशर ले लेंगे। तो ये जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिशर्स ने अपने एरिया को एक्सपेंड किया था। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। सब्सिडरी अलायंस हो गया, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया। उसके बाद अब आएंगे डायरेक्ट वॉर का, जो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। तो मिलिट्री अटैक का जो एग्जाम्पल वो है मैसूर। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान कौन थे? टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। ये देखिए, ये हैदर अली है, और हैदर अली के जो बेटे थे वो थे टीपू सुल्तान। क्लियर? मैसूर के राजा हैदर अली, और हैदर अली के बेटे जो थे वो थे टीपू सुल्तान। तो मैसूर किनके कंट्रोल में था? हैदर अली और टीपू सुल्तान के कंट्रोल में, और इनसे भी पहले मैसूर था वोडियार डायनेस्टी के कंट्रोल में। क्लियर? टीपू सुल्तान ने क्या किया? 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया? टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, ठीक है, पेपर और कार्डमम, इन सब चीज़ों को अपने पोर्ट से, यानी इनके पोर्ट, इनका जो किंगडम था उस किंगडम पे जो पोर्ट था, यानी वो मालाबर पोर्ट, ध्यान रखना आप लोग, मालाबर पोर्ट। तो इनके किंगडम का जो पोर्ट था मालाबर पोर्ट, इस पोर्ट से सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम, इन सब चीज़ों के एक्सपोर्ट को मना कर दिया था। किसने? टीपू सुल्तान। इसके अलावा जो भी मैसूर के लोकल मर्चेंट थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेडिंग करने से भी मना कर दिया था। ठीक है, डिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। कंपनी के साथ जो भी मैसूर के लोकल मर्चेंट थे वो ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा ऑर्डर टीपू सुल्तान ने पास किया था। फिर क्या हुआ? अब टीपू सुल्तान की जो रिलेशनशिप थी, यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप किसके साथ थी? फ्रेंच के साथ। देखिए यहाँ पे इमेज में भी आपको दिख रहा है कि इन लोगों की, यानी टीपू सुल्तान की फ्रेंच के साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी, इसलिए इन्हें अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया हुआ था फ्रेंच की हेल्प लेके। अब टीपू सुल्तान और हैदर अली ब्रिटिशर, यानी हैदर अली जो राजा थे, हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान बने, और ब्रिटिशर यानी एंग्लो मैसूर वॉर कितने हुए थे? 4 वॉर्स हुए थे। 4 वॉर्स वर फॉट विद मैसूर। मैसूर के साथ ब्रिटिशर ने 4 बार वॉर करे, तब जाके मैसूर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया था। ऐसे नहीं कि एक वॉर किया जिसमें ब्रिटिशर जीत गए, नहीं, इन्होंने 4 वॉर करे थे टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ, तब जाके मैसूर ब्रिटिशर्स के पास गया था। फर्स्ट वॉर 1767 to 69 चला, सेकेंड 1780 to 84 चला, थर्ड 1790 to 92 एंड लास्ट 1799, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना? इन द लास्ट बैटल, द बैटल अब जो 1799 में हुआ था, उस बैटल को क्या बोलते हैं? द बैटल ऑफ सेरिंगापटम। तो आपको ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ सेरिंगापटम किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में। क्लियर? उन चारों वॉर में से जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो 4th वॉर है। तो इस बैटल ऑफ सेरिंगापटम में टीपू सुल्तान जो था वो हार गया था ब्रिटिशर्स से, और टीपू सुल्तान को फिर मार दिया गया था। यानी टीपू सुल्तान अपनी टेरिटरी को, अपनी कैपिटल को बचाते बचाते उनकी डेथ हो गई थी, और इस तरीके से मैसूर पूरा किसके कंट्रोल में आ गया था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। द फॉर्मल रूलिंग डायनेस्टी, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के भी पहले, यानी इनके राजा होने के भी पहले जो डायनेस्टी रूल करती थी मैसूर पे, वो कौन सी थी? वोडियार्स डायनेस्टी। तो वोडियार डायनेस्टी को दोबारा से रूलर बना दिया गया। कहाँ का रूलर बना दिया गया? मैसूर का।
फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स प्लेस्ड एंड अ सब्सिडरी, और देन जब वोडियार्स को रूलर बनाया, वोडियार डायनेस्टी को, उसके बाद फिर मैसूर पे सब्सिडरी अलायंस करके मैसूर को पूरा का पूरा किसने कैप्चर कर लिया? ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। तो ये था एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर? टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में जो वॉर हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर। अब नेक्स्ट है वॉर विद द मराठा, यानी अभी हमने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर। ये वो वाली स्टेट्स हैं जिनके साथ ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करके अपने इनकी स्टेट्स को कैप्चर किया था, यानी रूल किया था। आफ्टर द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कि जो मराठास थे 1761 में बैटल ऑफ पानीपत में हार गए। तो इस बैटल ऑफ पानीपत में हारने के बाद मराठास क्या चाहते थे कि जो दिल्ली है, दिल्ली पर इनका कंट्रोल हो जाए इन लोगों का। ठीक है, किसका? मराठास का। पर मराठास तो जीत ही नहीं पाए थे, तो उनका ये जो सपना था, ये सपना शटर हो गया, यानी टूट गया। तो जब बैटल ऑफ पानीपत खत्म हुआ तो ये मराठास वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स या सरदार। कि मराठास किस में डिवाइड हो गए? मराठा जो एम्पायर था, आप देखिए इस इमेज में कि मराठा एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर है, ये पिंक पोर्शन पूरा मराठा। तो मराठास जो थे, इनकी एक प्रॉब्लम थी कि इनमें यूनिटी नहीं थी, तो मराठास डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो। तो इनके 4 क्या थे? सरदार थे, जिनको चीफ बोला जाता है। और वो 4 कौन कौन से थे? आपको नाम याद रखना है, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। ठीक है, इस मैप में भी शो हो रहा है, गायकवाड़ ये रहा आपका, होलकर ये रहा आपका, भोंसले ये रहा और सिंधिया। ठीक है, ये 4 हो गए सरदार जिन्हें चीफ। और इनके ऊपर जो इनसे भी बड़ा पर्सन था वो कौन था? पेशवा। यानी इन सरदारों का भी सरदार, इन चीफ का भी सुपर चीफ जो थे वो कौन थे? पेशवा थे। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर, यानी ये सबसे बड़े थे, पेशवाज सबसे बड़े थे। अब एंग्लो मराठा वॉर हुए। एंग्लो मराठा वॉर वर फॉट बिटवीन दीज एंड द कंपनी। तो यानी ये जो हमने अभी पढ़े मराठास, इनके बीच में और ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 वॉर हुए थे, जिनको एंग्लो मराठा वॉर बोलते हैं। फर्स्ट वॉर जो हुआ उसका एंड किससे हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई यानी ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में एक ट्रीटी साइन हो गई थी। दोनों अपनी अपनी बात पे एग्री कर गए थे। ब्रिटिशर ने बोला कि हम 20 ईयर्स तक आप पर अटैक नहीं करेंगे। तो इस वाले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था, मतलब कोई भी नहीं जीता था। ट्रीटी होकर ये वॉर खत्म हो गई। फिर उसके बाद सेकेंड वॉर हुआ, यानी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा और जो भी टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा और दिल्ली, इतने सारे पोर्शन को ब्रिटिशर ने कैप्चर कर लिया था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। देन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में पूरा का पूरा मराठा एम्पायर खत्म हो गया था और ब्रिटिशर ने पूरे मराठा एम्पायर को कंट्रोल कर लिया, पूरे मराठा एम्पायर पर कैप्चर कर लिया था। और जो पेशवा थे, द पेशवा वॉज रिमूव्ड, पेशवा को रिमूव कर दिया था। और पेशवा को कहाँ भेज दिया था? पेशवा को बिठूर भेज दिया था। बिठूर कहाँ पे है? कानपुर के पास। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने मराठा एम्पायर को भी हरा दिया और वो वाला पूरा मराठा एम्पायर पर भी अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। क्लियर? ये तो आपका मराठा वॉर्स खत्म। नेक्स्ट है, अब क्या करेंगे? यानी ब्रिटिशर ने सब्सिडरी अलायंस लगा दिया। ठीक है, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक के थ्रू वो इंडिया के एरिया को कैप्चर करने लगे। अब नेक्स्ट जो उनकी ट्रिक थी या नेक्स्ट पॉलिसी जो थी वो थी द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी मतलब इस पॉलिसी में क्या किया? पैरामाउंट यानी ब्रिटिशर्स खुद को क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि वी आर पैरामाउंट्स, यानी हम पैरामाउंट यानी हम सबसे बड़े, हम सुपीरियर, हम ग्रेट। कि कोई भी इंडियन स्टेट हो, कोई भी राजा हो, इन सबसे बड़ा कौन है? ब्रिटिशर सबसे बड़े हैं। तो अंडर लॉर्ड हास्टिंग, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823 अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वॉज इनिशिएटेड। कि ये वाली जो पॉलिसी थी ये लॉर्ड हास्टिंग ने इनिशिएट करी थी, विच क्लेम्ड, जो कि ये क्लेम करती थी इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, क्या था? अगर आपको देखो पैरामाउंटेसी की डेफिनेशन लिखनी है तो आप इस वाले पैराग्राफ को भी लिख सकते।
क्या बताती थी ये पॉलिसी कि जो पावर है ब्रिटिशर्स की, जो पावर है वो सबसे बड़ी है देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। कोई भी इंडियन रूलर, इंडियन स्टेट, ये सब किसके नीचे आएंगे? ब्रिटिश पावर के नीचे आएंगे, यानी ब्रिटिशर्स सबसे बड़े हैं, ग्रेटर। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. अब इस पैरामाउंटेसी के थ्रू ब्रिटिशर्स नए नए किंगडम्स को एक्वायर करने लगे, नए नए एरियाज़ को एक्वायर करने लगे। पर ऐसा नहीं था कि इंडियंस ने, इंडियन स्टेट्स ने इसका अगेंस्ट नहीं करा, जिसमें एक आपको बताया गया है कि टूर, जो कि एक छोटा सा किंगडम था जिसमें रानी चिन्नम्मा थी, जिन्होंने इसका अगेंस्ट किया था, यानी जो पैरामाउंटेसी पॉलिसी है उसका अगेंस्ट किया था। और रानी चिन्नम्मा की फिर बाद में डेथ हो गई थी, अरेस्ट कर लिया था और वो मर गई थी। और उसके बाद उन्हीं के जो चौकीदार थे रयन्ना, उन्होंने उस वॉर को, उस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू किया था। तो यानी इस जो पैरामाउंटेसी पॉलिसी थी इसका भी इंडियन रूलर्स ने अगेंस्ट किया था। In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia and Russia might expand across Asia and enter India from the north way. अब पैरामाउंटेसी हो गई, बहुत सारा एरिया ब्रिटिशर्स अब उसके थ्रू कैप्चर कर रहे हैं। अब क्या हुआ? अब एक नई चीज़ सामने आती है। वो क्या है कि ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिशर्स थोड़ा सा रशिया से परेशान है, डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि रशिया जो है वो इंडिया में एंटर होगी, और जो पोर्शन है, कौन सा वाला? नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्शन है, सिंध, पंजाब, जैसे ये वाला, इनके थ्रू रशियंस एक्वायर कर लेंगे इंडियन स्टेट्स को। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स वरिड थे इस चीज़ के लिए। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स सोचेंगे कि इस एरिया को भी हम कैप्चर कर लें, यानी हम ही राजा बन जाएं यहाँ के। तो फिर ऐसा होगा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 कि ब्रिटिशर्स ने इसलिए फिर अफगानिस्तान के साथ वॉर किया और फिर अफगानिस्तान में भी अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। अफगानिस्तान उनका हो गया। देन फिर वो किस पर आए? सिंध। 1843 में सिंध को भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, अब बारी आती है सिंध को कैप्चर करने के बाद आती है पंजाब की बारी। ठीक है, पंजाब के जो राजा थे वो देखिए, ये रंजीत सिंह। ठीक है, ये बहुत ब्रेव पर्सन थे। इनके होते हुए ब्रिटिशर्स पंजाब को कैप्चर नहीं कर पा रहे। पर जब राजा रंजीत सिंह की डेथ होती है, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन 1839, 2 prolonged wars were fought with the Sikh kingdom। तो राजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने पंजाब के साथ 2 बार वॉर करे और इस तरीके से फिर पंजाब को भी ब्रिटिशर ने एनेक्स कर लिया है, यानी पंजाब भी अब किसके कंट्रोल में आ गया था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आया द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने सब्सिडरी अलायंस पढ़ ली है, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक हो गया, पैरामाउंटेसी हो गया, ठीक है, और अफगानिस्तान, सिंध हो गया, पंजाब, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर ने एनेक्स कर ली। अब एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं ब्रिटिशर। वो पॉलिसी कौन सी है? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी में क्या है? सबसे पहले ये पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की थी वो करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। नाम याद रखना, लॉर्ड डलहौजी ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को स्टार्ट किया। इस पॉलिसी में क्या था? इस पॉलिसी में ये था कि अगर किसी इंडियन रूलर के बेटा नहीं होता है तो फिर वो उस इंडियन रूलर का जो एम्पायर होगा, जो स्टेट होगा, वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाएगा। क्लियर? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, कि अगर किसी इंडियन रूलर के बेटा नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो किंगडम होगा वो किसके पास चल जाएगा? बिकेम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरीज, वो कंपनी का पार्ट बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की इमेज भी दी हुई है। समझ आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि अगर किसी रूलर के बेटा नहीं है और उस रूलर की डेथ हो जाती है तो फिर वो किंगडम ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। एडॉप्टेड सन नहीं मानेंगे, खुद का बेटा ही होना चाहिए, अडॉप्टेड नहीं चलेगा। क्लियर? तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से एरिया को कंट्रोल किया? जैसे सतारा, संबलपुर,
उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध इन 1856। तो ये सारे जो स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स ने, ये जो किंगडम है ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के थ्रू एक्वायर करे थे। अब नेक्स्ट, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सारी पॉलिसीज हो गई, ठीक है, पॉलिसीज हो गई। पॉलिसीज के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना जो एरिया था पूरा एनेक्स कर लिया, यानी हमारा इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन ब्रिटिशर्स अपना बना चुके थे, यानी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे अब हमारे इंडिया। अब वो रूलर्स तो बन गए, रूलर्स बनने के बाद क्या करेंगे, वो यहाँ पे काम करेंगे यानी गवर्न करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया। इसलिए क्या हेडिंग आई, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कि ब्रिटिशर्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सेटअप कर रहे। तो कैसे किया, वॉरेन हास्टिंग, ठीक है, ये भी गवर्नर जनरल थे। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कंपनी पावर को एक्सपेंड करने में। ये देखिए, ये वॉरेन हास्टिंग जिन्होंने कंपनी पावर यानी कंपनी का रूल है उसको बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। सबसे पहले तो कि ब्रिटिशर्स की जो टेरिटरीज थी, यानी ब्रिटिशर्स ने जिन जिन एरियाज पे रूल किया था उन एरियाज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको प्रेसिडेंसीज बोलते हैं। क्लियर, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अब देखिए यहाँ पे बॉम्बे हो गया, ठीक है, मद्रास हो गया और बंगाल हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इन 3 प्रेसिडेंसीज को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया सबसे पहले। फिर देन ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर एंड द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। हर प्रेसिडेंसी पे कौन होगा, एक एक गवर्नर। क्लियर, हर प्रेसिडेंसी पे एक एक गवर्नर, और उन सारे गवर्नर्स पे जो सुप्रीम हेड होंगे उनको बोला गया गवर्नर जनरल। क्लियर, ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर, कि हर प्रेसिडेंसी पे जो होंगे वो होंगे गवर्नर, और उनके और सुपर हेड जो होंगे वो होंगे गवर्नर जनरल। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज स्टेब्लिश्ड। इसके बाद इन्होंने जस्टिस, एक जो न्याय व्यवस्था होती है, जस्टिस का सिस्टम था, उसको भी मोल्ड कर दिया, उसको भी रिफॉर्म किया। कैसे, अब इसका कंपोजिशन, ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट यानी जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं पूरी कंट्री है हमारी इंडिया, वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, देन स्टेट्स फर्दर और डिवाइडेड रहती है, सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट। तो इसी तरीके से, ठीक है, प्रेसिडेंसीज को और फर्दर डिवाइड किया तो डिस्ट्रिक्ट बने। तो ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे, 2 कोर्ट होंगे। एक तो क्रिमिनल कोर्ट, सेकंड होगा सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को क्या बोलेंगे, फौजदारी अदालत, और सिविल कोर्ट को क्या बोलेंगे, दीवानी अदालत। क्लियर, क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। सिविल कोर्ट्स में मौलवीज एंड हिंदू पंडित, मौलवीज और हिंदू पंडित, मौलवीज रिलेटेड टू मुस्लिम्स एंड हिंदू पंडित जो हिंदूज हैं, तो ये लोग हमारे इंडियन लॉज को इंटरप्रेट करेंगे, जो कि हेल्पफुल किसके लिए रहेंगे, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं जो हैं, उनको तो इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो फिर मौलवीज और हिंदू पंडित्स हमारे लॉज को इंटरप्रेट करेंगे, देन वो हेल्पफुल रहेगा यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए। इसी तरीके से ये तो सिविल कोर्ट की बात है। क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर, कि क्रिमिनल कोर्ट जो होगा उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो किसके अंडर में रहेगी, काजी और मुफ्ती। और ये काजी और मुफ्ती किसके अंडर में काम करेंगे, ये काम करेंगे जो भी ब्रिटिश कलेक्टर है उनके सुपरविजन में काम करेंगे। क्लियर, काजी क्या होता है, काजी जज, और काजी को जो सपोर्टर बोलेंगे हम वो होता है मुफ्ती। द कलेक्टर मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब हम कलेक्टर पढ़ रहे, तो कलेक्टर कौन था, कलेक्टर वो पर्सन जिसकी ये ड्यूटीज़ बताइए। सबसे पहले कलेक्टर क्या करता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है डिस्ट्रिक्ट में, पर ये अकेला नहीं करता। यानी कलेक्टर वो पर्सन जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है डिस्ट्रिक्ट में, पर किसकी हेल्प लेके, तो जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगा,
इनकी हेल्प लेके कलेक्टर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता था। अब नेक्स्ट वो है द कंपनी आर्मी, यानी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, कैसे कैसे वो काम करेंगे, जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, राजा बन बैठे ब्रिटिशर्स, अब वो कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करेंगे ये हमने पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक है कंपनी आर्मी। फ्रॉम द 1820s द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन। क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी तो कैवलरी रिक्वायरमेंट का मतलब कि जो घुड़सवार होंगे, ठीक है, हॉर्स बैक पे जो बैठे हैं, उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो ब्रिटिशर्स ने डिक्लाइन कर दी कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्किट्स एंड मैचलॉक। क्यों ज़रूरत नहीं थी अब कैवलरी की? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे वो जब वॉर करते थे तो वो हेल्प लेते थे मस्किट्स एंड मैचलॉक्स, मस्किट्स यानी गन, और मैचलॉक्स एक तरीके का नाइफ होता था, स्पेशल नाइफ जिसे बोल सकते। तो ब्रिटिशर्स अब गन्स के थ्रू वॉर करते थे, इनके सोल्जर्स को अब कोई तलवार वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कैवलरी भी अब डिक्लाइन हो चुकी थी, क्योंकि घोड़े पे बैठ के आप गन नहीं चला पाओगे। तो गन्स और मैचलॉक्स यानी मस्किट्स और मैचलॉक्स के थ्रू वॉर होते थे, तो फिर इसमें इन्फेंट्री की ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी जो लोग पैदल चलते हैं, जो वो वाली सोल्जर्स जो पैदल होते हैं, उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए कैवलरी को डिक्लाइन कर दिया था। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. ब्रिटिशर्स ने क्या स्टार्ट किया? उन्होंने अपना जो मिलिट्री कल्चर था बिल्कुल सिमिलर, कि जो भी सोल्जर्स हैं ब्रिटिश की आर्मी में वो सब एक से लगे, इसलिए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। आप देखिए ये सब एक से लगे, अगर मान लो इनका सेम नहीं होती यूनिफॉर्म तो क्या ये लगते नहीं? किसी ने क्या पहना हुआ है, किसी ने क्या पहना हुआ है, कोई मतलब किस तरीके से आ रहा है, नहीं, ये सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी और अब सब एक से लगे, सारे सोल्जर्स एक से लगे, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर स्टेब्लिश किया। द सोल्जर्स वर गिवन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग एंड वर सब्जेक्टेड टू ड्रिल एंड डिसिप्लिन। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इन लोगों को ट्रेन कर रहे थे, यूरोपियन स्टाइल जो था उसमें ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको रिहर्सल करवाते थे, ड्रिल यानी रिहर्सल करवाना, और डिसिप्लिन में रखते थे, ताकि ये जो इंडियन सोल्जर्स हैं ये सब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही काम कर सके। नेक्स्ट कंक्लूजन। क्लियर, ब्रिटिश आर्मी भी हो गई, अब भी कंक्लूजन में क्या है? The East India Company was transformed from trading company to a territorial colonial power. कि ये ब्रिटिशर्स जो थे एक ट्रेडिंग कंपनी से किस में कन्वर्ट हो गए? टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में। यानी पहले जो ये यहाँ पे आए थे गुड्स को परचेज सेल करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अब उससे ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में। यानी अब वो इंडिया के, अगर हम शॉर्ट में बोले तो रूलर बन गए। क्लियर? कॉलोनीज यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब अपनी कॉलोनी हमारे इंडिया में स्टेब्लिश कर दी तो इंडिया क्या कहलाएगी? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी कहलाएगी। तो ब्रिटिशर्स क्या थे? कॉलोनियल पावर थी। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर, कि 1857 आते आते ब्रिटिशर्स हम पे डायरेक्ट रूल करने लगे। और कितना % एरिया? इंडिया की जो पूरी टेरिटरी थी उसकी 63% लैंड पे ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ लैंड की बात की गई है। और इस 63% टेरिटरी में 78% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी इंडिया की, यानी 78% लोगों पर रूल कर रहे थे। और टेरिटरी में देखा जाए तो 63% लैंड एरिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो यहीं पे ये वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर ख़त्म होता है, जिसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली शॉर्ट में कि ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए थे, ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे, और ट्रेडिंग पर्पस से धीरे धीरे उनका पर्पस चेंज होने लगा, वो इंडिया को एनेक्स करने लगे, अपना एरिया बढ़ाने लगे, और किस तरीके से इंडिया को एडमिनिस्टर कर रहे थे। उन्होंने यहाँ आर्मी सेटअप करी, और ये सारी चीज़ें करते करते ब्रिटिशर्स इंडिया के 63% टेरिटरी पे रूल करने लगे, जिसमें कि अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 78% पॉपुलेशन के जो राजा बन गए थे ब्रिटिशर। क्लियर? तो यहीं पे ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। सो थैंक यू।